हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पार्लियामेंट में पीटीआई का एहतजाज रंग ले आया। बानी से मुलाकात के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। बानी की खराब सेहत से मुतल्लिक खबरें दम तोड़ गईं। कप्तान की बहन डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात, बानी के सेहतमंद होने का बयान दे दिया। वजीर आला केपी एहतजाज के लिए अडियाला ना पहुंच सके। अमरीकी काउंसिल जनरल से भी अहम मुलाकात हुई। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी, पीटीआई का बॉयकॉट, मौलाना फजल रहमान की अहम तकरीर। इस सारी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा केपी में दहशतगर्दी की शिद्दत कम ना हो सकी। बन्नू में गाड़ी पर दहशतगर्द हमले में असिस्टेंट कमिश्नर जनूबी वजीरिस्तान शाह वली समेत 4 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में तेजी की वजह आखिर क्या है, इस अफसोसनाक वाक़े पर भी आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली। और पंजाब में व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम, पंजाब हुकूमत ने बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस और ओवर स्पीडिंग करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया। तरमीम के बाद खिलाफ वर्जी करने वालों को हजारों रुपए जुर्माने और हवालात की हवा भी खानी होगी। व्हीकल ऑर्डिनेंस के निफाज के पहले रोज पंजाब में शहरियों के 64,000 चालान और 8 करोड़ रुपए के जुर्माने। पंजाब हुकूमत के इस अहम इकदाम पर भी हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुनीब, तो फाइनली जो है वो आज मुलाकात हो गई। इमरान खान की जो बहन है उज़्मा खान, उनको जाने दिया, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है। तो वो तमाम अफवाहें जो इंडियन मीडिया पे, अफगानिस्तान मीडिया पे और यहाँ भी जो लोग जो हैं वो कर रहे थे कि शायद उनकी सेहत में जो है वो कोई मसला है या फिर उनकी जान के हवाले से जो रूमर्स जो फैल रही थी, वो सब जो है वो आज दम तोड़ गई हैं। ये भी बताता जाऊँ कि आपने लास्ट वीक ये पेश गोई की भी थी कि अगले मंगल को ये मुलाकात उनकी बहनों से कराई जाएगी। ये आपने हमारे शो में कहा था, ये भी मैं आपको क्रेडिट आपको याद दिलाता जाऊँ कि यू प्रेडिक्टेड इट राइटली सर। सर बहुत शुक्रिया। वो ये जो मुलाकात वाला सारा फियास्को है, ये मैं समझता हूँ कि मुझे तो अभी तक इसकी तुक समझ वैसे नहीं आई, लेकिन हुकूमत ने जो अपनी तरफ से कहा जी कि आज बड़ी, आपको पता है एक ट्वीट भी आई अमार सुलंगी साहब की। वो अब फेक बस्टर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चलाते हैं और अपेरेंटली वो काफी अहम लोगों से जुड़ा हुआ या अहम इदारे से जुड़ा हुआ अकाउंट है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि जो भी चीज अब तक सामने आई है, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि आज ये चले हुआ कि वो जो डील हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या डील हुई और क्या अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर आपने अभी वो गुफ्तगू सुनी हो जो उनकी हमशीरा ने बाहर आके की है, वो तो वही बातें हैं जो वो पहले करते थे। वो अब दोपहर को नहीं, जरा मगरिब के बाद कर ली है, और वो अब थोड़ी देर में आप देखिएगा ब्लॉग्स की जीनत बनेगी, सोशल मीडिया पर वो सर्कुलेट हो रही होगी। तो क्या फर्क पड़ गया, क्या एग्रीमेंट या क्या अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने अचीव कर ली है, मैं समझने से कासिर हूँ। और जो उन्होंने पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसको ऊपर दुश्मन दराजी वो पहले भी करते थे, अब उन्होंने दोबारा की है और उसी तरीके से की है। तो वो भी मुझे कोई लॉजिक तो समझ नहीं आई। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें क्या अचीव किया है सिवाय इसके ये कि अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात नहीं हुई, नौरीन खानम साहिबा की नहीं हुई, आफरीदी साहब का नाम नहीं होगा, लेकिन जो उज़्मा खान साहब है उनकी मुलाकात हो गई है। हाँ, अच्छा ये बताएं ना मुनीब, जैसे कि आपने कहा कि आपको समझ नहीं आ रही कि तो क्या है इस चीज़ की, अब क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, जो रेगुलर मुलाकातें जिस तरह से हो रही थी वो होंगी? क्योंकि अब तक तो हो ही रही थी ना, ये पिछले कुछ हफ्तों की बात है, तकरीबन महीना जो है वो हुआ है जब ये मुलाकातें जो हैं वो रुकी हैं। इसकी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मैं कुछ हुकूमती वज़रा को सुन रही थी, उनका कहना था कि वो 26 नवंबर क्योंकि आ रहा है, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम जो है वो वापस से आएंगे, तो ये सिक्योरिटी की वजह से हमने ये इकदाम लिया है। ज़ाहिर है अगर वो खान से मिलेंगे और खान साहब जो है वो कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो जो है वो बेहतर नहीं होगा। तो अब 26 नवंबर भी जो है वो गुजर चुका है, आज फिर एक मुलाकात भी हो चुकी है जिसके बाद कोई ऐसा तूफान और भूचाल नहीं आया। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि जो रेगुलर जो रूटीन मुलाकातें थी उस पर वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि आज देखिए हुकूमत के भी बड़े दिलचस्प बयानात होते हैं। पिछले जुमेरात को जो वजीर मुमलिकत है बराए कानून व इंसाफ जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने फरमाया कि मंगल को मुलाकात हो जाएगी। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर सिक्योरिटी सिचुएशन अलाउ करेगी।
आज हुकूमत के ही एक वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान साहब हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा जी कि हम ये मेजर करेंगे कि क्या ये लोग दुरुस्त काम कर रहे हैं, दुरुस्त तरीके से इनका कॉन्डक्ट है, और अगर इनका कॉन्डक्ट दुरुस्त हुआ फिर मुलाकातों में कोई तातुल नहीं आएगा और मुलाकातें बगैर किसी डिले के होती रहा करेंगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर मसाइल होंगे और ये इस तरह की इल्जाम तराशियां होंगी, फिर मुलाकात में मसाइल आ सकते हैं और फिर मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक कन्विक्टेड शख्स को मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए ये कि वो जेल में सजा काट रहे हैं और वहां से वो इंतशार फैला लें। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए, आप ये कैसे रोक सकते हैं ये इंफॉर्मेशन, यानी उनकी बहन से 20 मिनट की मुलाकात में जो उन्होंने बातें कर दी है, वो तो वो बातें तो अब एज वी स्पीक बाहर आ रही है, आपने सुनी है, क्लासा साहब ने सुनी है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो दे आर वेरी मच देयर, और उसके ऊपर फिर गुफ्तगू भी होगी, बातचीत भी होगी, और मैं नहीं समझता उसे कोई रोक पाएगा। तो अब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने इसमें अचीव क्या किया। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसका बैकग्राउंडर के तौर पर कुछ चीज़ें हमें बताई। एक चीज़ की आप इसको कैसे देखते हैं कि यहाँ पे उनके वज़ीर आला साहब जो हैं उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनके वकीलों की मुलाकात नहीं हो रही, उसमें नूरीन साहिबा का नाम नहीं है, उसमें अलीमा खान साहिबा का नहीं है। उन्होंने इनको उस्मा खान साहिबा को कैसे पिक किया है? क्या उन्होंने ये समझा है कि वो सबसे कम आर्टिकुलेट हैं, वो बात नहीं करती मीडिया पे, कभी उनको ऐसा हमने बोलते नहीं सुना। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो लीड करती हैं। नूरीन खान, उनका नूरीन खान साहिबा का भी हमने देखा कि एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर थी वो टूट गई, चैनल पे वो भी आई हैं। तो हुकूमत ने जानबूझ के उस्मा साहिबा को दिए ताकि ये जाएँ, सिर्फ उनकी सेहत, तबीयत और खान साहब की सलामती को देखें, भाई से मिलें और वापस आके बताएं कि खान साहब इज ऑल राइट, ताकि दुनिया भर में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना खान साहब को कुछ ना। सो आप समझते हैं वेरी कैलकुलेटेड नाम उन्होंने रखा है और उस्मा साहिबा को पिक किया, या कोई और रीजन है इसके पीछे? मेरे ख्याल में क्लास साहब आपकी बात में वजन है। ये इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि जी ये इसलिए किया जा रहा है कि इसमें ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जी वो उनका एक्सपोजर कम है उस्मा खानम साहिबा का, और वो अगर वो गुफ्तगू करेंगी तो उसकी इंटेंसिटी जरा कमजोर होगी। वेयरएज जो मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा हैं वो काफी ज्यादा वेल वर्स्ड हैं पॉलिटिक्स, और वो बड़े खुला खुला गुफ्तगू भी कर लेती है और नाम भी ले लेती है बहुत से लोगों का। तो वो बेहतर ये है कि वो ना करे गुफ्तगू और उस्मा खानम साहिबा भी करे। लेकिन आपने नतीजा तो देख लिया, वो उस्मा खानम साहिबा भी बाहर आई है, उन्होंने हर बार बैठक वही गुफ्तगू फरमाई है जो अलीमा खान साहिबा करती। जो उन्होंने अपने भाई का प्लान या प्रोग्राम था वो उन्होंने सारा बयान कर दिया है, सारा कि जी क्या है क्या नहीं है। वो अब उसको इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी कि वो लेस आर्टिकुलेटेड है या उनको पता नहीं है? वेरस जो उन्होंने बता दिया है वो तो वही कुछ होता जो अलीमा खानम साहिबा बताती, या कोई नौरीन खानम साहिबा बताती, या इमरान खान साहब। नहीं, वैसे मेरी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है सर आपसे कि अलीमा खान साहिबा जैसे आपने कहा उनका कॉन्फिडेंस टीवी पे वो जिस तरह की सख्त गुफ्तगू करती हैं अपने पूरी एक अग्रेसिव उसके साथ लैंग्वेज के साथ या टोन एंड टेनर के साथ, उस्मा साहिबा की उस तरह वो सख्ती नहीं थी, उस तरह की ठीक है उन्होंने बातें की हैं, नाम भी लिया है जनरल साहब का, सब कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन आप नोट करें तो उन्होंने बड़े सॉफ्ट लहजे में सॉफ्ट अंदाज में बात की। अलीमा खान साहिबा तो बिल्कुल मुख्तलिफ करते हैं। लिहाजा जिन्होंने ये नाम पिक किया है उनका मेरा ख्याल है मकसद सिंपल इतना था कि ये भाई को देख लें ताकि ये जो अफगानिस्तान, ईरान, हिंद, सिंध, इंडिया, पाकिस्तान ये जो बातें फैलाई जा रही है ना उस प्रोपेगेंडा को, वट एवर जो भी नैरेटिव है उसको काउंटर किया जाए। सो शी वाज सेंट देयर जस्ट फॉर काउंटर करने के लिए कि जनाब भाई आपके सलामत हैं। जैसे माजी में कहा गया जी खान साहब को जहर दी जा रही है, किसी ने कहा जनाब उन पर तशद्दुद हो गया, किसी ने कोई बातें बनाई, और वो भी इंडियन मीडिया से आती रही। सो उनका पर्पज तो सिंगल था, सिंपली इनको खैर खैरियत का भाई का पता चलना चाहिए। देखिए, मैं इसको बड़ा क्लियरली आपके सामने रखना चाहूंगा खान साहब कि ये बात दुरुस्त है कि जितनी फोर्सफुली अलीमा खानम साहिबा बात करती है उतना अज़मा खानम साहिबा बात नहीं कर सकती, या वो उनका लहजा थोड़ी सॉफ्ट भी है। लेकिन मेरा इसमें एक अपना नुक्ता नजर है कि जो मैसेज है वो बाय फार ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटोनेशन, टोन, टेनर से, और उसकी ज्यादा अहमियत है बजाय इसके जी कि हम ये कोई इसमें बताए कि जी वो ज्यादा अग्रेसिवली बात करे या शोर शराबा करे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अलीमा खानम साहिबा से मंसूब ये बातें की गई है जी कि शायद वो
थोड़ी सी एग्जैजरेटेड गुफ्तगू फरमा देती हैं। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो जो बातें फरमाती है वो खान साहब ने नहीं कही होती, लेकिन ये भी कोई इतना ज्यादा सब्सटैंशिएटेड इल्जाम नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो बातें खान साहब ने की वो बाहर आ गई। अभी थोड़ी देर बाद आपकी जो ट्विटर है, इमरान खान साहब का ऑफिशियल पीटीआई का ट्विटर अकाउंट, जो नहीं किस मुल्क से ऑपरेट हो रहा है जहां से भी, तो ऊपर बैठ के लंबा चौड़ा बयान और सारा कुछ वो करेंगे और वो आएगा दोबारा वही सारी चीजें होगा। तो इशू ये है कि एक तो बात मैं आपको बता दूं क्लास साहब कि जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब हैं उनके टेम्परामेंट में और जो टेम्परामेंट है बाजवा साहब का, उसमें बड़ा फर्क है। अगर पीटीआई के दोस्त ये समझते हैं कि जो टेम्परामेंट है आसिफ मुनीर साहब का वो वही है जो बाजवा साहब का होगा और इनको जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर महसूस करेंगे और फिर शायद थोड़ी सी चीजें आसान कर दी जाएंगी इमरान खान साहब के लिए, ऐसा नहीं है। जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब है उनकी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को एक खास नजर से देखती है और वो इमरान खान साहब को बदकिस्मती से एक इंतशारी सियासतदान के तौर पर देखते हैं, पीटीआई को एक इंतशारी पार्टी के तौर पर देखते हैं। जब तक ये सोच तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक कोई बेहतरी या बदलाव नहीं आ सकता। अच्छा, ये बताइएगा, अभी आपने हुज़ैफा रहमान साहबा की बात की कि उन्होंने कहा जब हम कंडक्ट देखेंगे फ्यूचर की, जब रबिया ने आपसे पूछा कि फ्यूचर का क्या आप रास्ता खोल गया है, नवंबर गुजर गया, महीने बाद मुलाकात हुई, लास्ट मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी, मेरा ख्याल आज 2 है, तो ऑलमोस्ट 30 दिन बात करें। अब ये 30 दिन फिर इंतजार किया जाएगा या, क्योंकि आज जो गुफ्तगू आप बता रहे हैं कि उन्होंने, हमने भी सुनी है गुफ्तगू, तो उन्होंने वही किया, ठीक है, सॉफ्ट अंदाज में किया, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर कि खान साहब क्या सोचते हैं, उनकी बहनें क्या सोचती हैं, बात तो वहीं खड़ी हुई है, बोथ साइड्स मतलब अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। अब क्या करेंगे, फिर कोई मुलाकातें होंगी, कोई अफरीदी साहब की मुलाकात, कोई वकीलों की मुलाकात, कोई बाकियों की मुलाकात, या 1 महीने के लिए फिर खान साहब तनाई में रहेंगे कि आपने मिल लिया, देख लिया, भाई बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, जाके बाहर बता दें, मुलाकातें फिर बंद? आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है क्लासर साहब कि ये पॉलिसी वो है जो 2024 अक्टूबर में शुरू की गई थी और बेसिकली उस तकरीब उसके अंदर जो बात बताई गई थी उसमें एक्चुअली ये बात सारों के सामने रखी गई थी फ्रैंकली कि जो सूरत हाल नई पॉलिसी है वो बेसिकली ये है कि जी आपका जब दिल करेगा आप मुलाकात को बंद करेंगे, जब आपका दिल करेगा आप मुलाकात को अलाउ कर देंगे। और अगर आप देख ले तो ये पैटर्न शुरू हुआ है पिछले साल और वो पैटर्न फिर चलता जा रहा है, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। वो आप उसको बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम में ये मामला शुरू हुआ था, अब 27वीं भी हो गई है, लेकिन ये पॉलिसी हुकूमत के लिए या चले मैं कहता हूँ मुक्तदरा के लिए बड़ी करामत साबित हुई है कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता वो मिल लेते हैं, जिनका नाम होता है वो बाहर खड़े इंतजार करते रहते हैं। ये लिस्ट वाला काम कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपको याद होगा, ये हाई कोर्ट में ही मामला चला था ना जी, लिस्ट देंगे, लिस्ट के ऊपर होगा। हाँ। लेकिन क्या नतीजा निकला, क्या वो उसके मुताबिक कुछ हो रहा है? कहाँ ताकत हो, इख्तियार हो, वहां पर बदकिस्मती से फिर कानून या अदालती फैसले भी मैं समझता हूँ नजरअंदाज हो जाते हैं। नाज़रीन, मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुनीब, आपने कहा कि जो है वो इस बेसिस पे होता है कि दिल करेगा मुलाकात करा देंगे, दिल करेगा मुलाकात नहीं करा देंगे, तो दिल भी तो किसी बेसिस पे जो है वो करता है या नहीं करता है। तो इस वक्त ये दिल क्यों किया कि मुलाकात ना कराई जाए? क्या ये दिल जो है वो सुहेल आफरीदी पे बेस था जब से वो सीएम बने हैं और उनकी जो तकारीर हुई हैं या जिस तरह से उन्होंने एक एग्रेसिव अप्रोच लिए, तो इसलिए दिल नहीं करा और इसलिए जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई थी, या कोई और वजह भी है? जैसे मैंने कहा कि पहले तो हो रही थी ना मुलाकातें। देखिए, अगर मैं आपके सामने रखूं कि ये दिल तो खैर दिल तो उस पर तो लंबी एक तशरीह हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि देखिए ये काम तो आफरीदी साहब के आने से बहुत पहले शुरू हो गया था ना, मुलाकातें रोक देना, बीच में एक गैप आ जाना, फिर एकदम हो जाना, फिर ना होना। कुछ लोग हैं जिनकी तवातुर से होते रहना, जैसे बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब हैं, उनकी होती रहती थी, फैसल चौधरी साहब जाते थे, उनकी मुलाकात हो जाती थी, बहुत से लोगों के बीच में हो जाती थी। लिहाजा ये चीज देखने वाली है, ये आफरीदी साहब स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, अच्छा। आफरीदी साहब के आने के बाद जो एक रिलेशनशिप है वो मजीद सावर हो गया। गंडापुर साहब
सिस्टम पे कोई नए आदमी नहीं थे, वो फेडरल मिनिस्टर रहे खान साहब की कैबिनेट में कश्मीर के, तो उनके सिस्टम में लोग थे जो जाहिर बात है उनको कभी हेल्प भी मिल जाती थी, सपोर्ट भी मिल जाती थी, उनके कुछ इनरोड्स थे। वेरएज़ जो अफरीदी साहब है उनको तो सिस्टम में कोई भी नहीं जानता, और अफरीदी साहब का जो एक इम्प्रेशन है वो एक बिल्कुल एक यंगस्टर का है, एक अग्रेसिव यंगस्टर का है जो खुद कहता है कि मैं मोहब्बत इमरान में मारा जाऊंगा। तो फिर उससे क्या एंगेजमेंट ऐसे शख्स से हो सकेगी? और आपको पता है जहां ताकत हो और ताकत फिर अरूज पर हो, वो कहाँ किसी से ऐसी कोई इंटरेक्शन करती है। लिहाजा फिर अब इससे ज्यादा अगर मैं कहूंगा तो वो हमारी इज्तिमाई सेहत के लिए मेरी और आपके प्रोग्राम की और क्लासर साहब के प्रोग्राम की ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जी। अच्छा, एक ये भी तनकीद आ रही है बड़ी सीवियर किस्म की कि खैबर पख्तूनख्वा जो है बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। आज भी KPK में खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा एक दहशतगर्द हमला हुआ है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उन समेत 4 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, और वज़ीर आला जो हैं जो उनके नाकदीन कहते हैं वो यहाँ इस्लामाबाद अपना टाइम ज़्यादा गुजारते हैं खान साहब के लिए, मुलाकातों के लिए। इसी तरीके से हमने देखा एक ड्रोन अटैक हुआ था वहाँ पे, नहीं सॉरी, जिस दिन वो उसमें वो ये कैडेट कॉलेज पे उन्होंने आके तालिबान ने अटैक किया था, उस दिन वो कहते हैं आप चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, शायद मजम्मत भी नहीं की। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि जो प्रोविंस इस वक्त इतने शदीद मिलिटेंसी का शिकार है, दहशतगर्दी का शिकार है, तो वहाँ के जो वज़ीर आला साहब हैं वो अपना टाइम यहाँ पर गुजारते हैं, वो ये कहते हैं जनाब कि मेरी जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी मैं जाके सूबा कैसे चलाऊँगा। तो हुकूमत थोड़ा सा पीछे हट जाए, एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए, चले वो मुलाकात करा दें ताकि वापस जाके कम अज़ कम अपने सूबे के मामलात जो हैं इतनी दहशतगर्दी और उनको देखे। हुकूमत भी ज़िद पे उतरी हुई कि हमने मुलाकात नहीं होने देनी, वो भी अपनी ज़िद पे उतरे हुए हैं कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी मैं भी सूबा नहीं चलाऊँगा, पेशावर वापस नहीं जाऊँगा। जैसे वो आए थे ना, फिल्म आई थी कि मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, तो सेम ये उसी तरह की सिचुएशन बन रही है कि मतलब दोनों साइड डट गए अपने अपने मकाम पे। देखिए, वैसे तो अफरीदी साहब ने कुछ अच्छे जेस्चर बीच में दिए हैं और कुछ उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया है, लेकिन जो इम्प्रेशन है पूरी KP गवर्नमेंट का वो वफाकी हुकूमत और खास तौर पे पाकिस्तान की फौज के आगे ये है कि जी ये तो सीरियस ही नहीं है गवर्नेंस के मामले पे। और जो जिम्मेदारान है, जो इवन पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार लोग हैं जिनका जो अस्करी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, उनके मुताबिक तो KP में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी बुरी है कि वहां तो आप अगर गाड़ी एक रोड साइड स्कफल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो एक बंदा दूसरे को गोली मार दे तो पूछने वाला कोई नहीं होता। तो इतनी बुरी हालात हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हिट ले रही है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को 12 सालों में ना CTD को खड़ा कर पाई, तगड़ा कर पाई PTI गवर्नमेंट, ना खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को उस मुकाम पर पहुंचा पाई जहां पहुंचाना चाहिए था। एक फाइटिंग फोर्स है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, इनके हवाले से बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन है। और दूसरी बात कासा साहब, जो सोच है, सोच ये है कि जी ये तो जितने भी वज़राए आला खान साहब ने रखी है ये दिहाड़ियां लगाने आते हैं जी। बकौल जो मुक्तदरा है उनके तो वो ये समझते हैं कि जी हटक साहब का अपना निज़ाम था, महमूद खान साहब अपनी दिहाड़ियां लगा गए, गंडापुर साहब अपनी दिहाड़ियां लगा गए हैं, और अफरीदी साहब की अपनी दिहाड़ियां होंगी, तो ये लोग मैं तो आपकी सिर्फ बात दिहाड़ियां कर लगाने रहा आते हूँ, हैं। जब इससे पहले माजी वाले इनसे पहले ये हुकूमतें थी, मैंने रिपोर्ट की हुई है बहुत सारी स्टोरी स्कैंडल, उस वक्त कहते थे इजी पैसा हुकूमत है। PTI के आने से पहले 2013 से पहले वाले इजी पैसे, दुबई के बड़े लिंक दिए जाते थे कि पहले दुबई में इजी पैसा करें फिर यहाँ पे होंगे। वो तो वो कहते कम से कम दुबई वाला सिलसिला खत्म हुआ, लोकल ये ट्रांजेक्शन वो शुरू हो गए, कहते इस पे शुक्र करें। ये चीजें भी हमने देखी हुई हैं सर। ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कासा साहब, और ये भी कहा गया कि जी ये जो अफगान ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रेड, इस पे, और ये जो अफगान बॉर्डर हमने बंद किया है, इसके ऊपर क्यों इतना तिलमिला आ रही है पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनका ख्याल है कि इसलिए तिलमिला रहे हैं कि इनकी दिहाड़ियां लगती हैं उसमें, और ये वहां से इलीगल ट्रेड होता है और उससे ये पैसे कमाते हैं, लिहाजा इसलिए हमने इसको बंद कर दिया। और पॉलिटिक्स और क्राइम का जो नेक्सस है उसके बारे में क्लास साहब बार बार प्रेस ब्रीफिंग की है अभी DGISPR की, उन्होंने हर एक में जिक्र किया है कि क्राइम और पॉलिटिक्स का नेक्सस है, क्राइम और पॉलिटिक्स का। अच्छा, वो लास्ट टाइम हम मुलाकात में थे सर, हमारे अफरीदी साहब से मुलाकात हुई सहाफियों की, वो इन पे डालते हैं, वो कहते हैं जनाब सिक्योरिटी फोर्सेज का और उनका आपस में नक्सेस है और इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी जिस टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं
अभी ये समझती है एस्टेब्लिशमेंट या ये फोर्सेस जो हैं कि जनाब के ये वहाँ पे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर पे ये फोकस भी नहीं कर रहे, जो बात आपने की है कि इंटरनली तौर पर जिसकी वजह दहशतगर्दी बढ़ गई है। वजीर आला से बात करें, वो कहते हैं जनाब ये सिक्योरिटी बॉर्डर ये सिक्योर करना तो फोर्सेस का काम है। तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं एंड पीपल आर डाइंग। अब लोग किधर जाए खैबर पख्तूनख्वा के? एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं इनका कसूर है, वो कहते हैं जनाब इनका कसूर है। दोनों एक दूसरे को कसूरवार समझते हैं। वो कहते हैं ये अपना काम नहीं कर रहे, वो कहते हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। लोग मर रहे हैं सर। सर वो मसला वही है ना कि अब ये क्या किसे कहते हैं उर्दू में, ये कजिया कौन हल करेगा या कौन बैठ के इसके ऊपर बात करेगा। बहरहाल ये एक तनाज़ा तो बहुत बड़ा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर इल्जाम लगता है, वो इस इल्जाम से वो बिल्कुल डिनाई करते हैं। अब हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जरूर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पॉलिटिकल लोग टिम्बर माफिया में इन्वॉल्व है, टोबैको माफिया में इन्वॉल्व है, ड्रग माफिया में इन्वॉल्व है। ये बात तो ढकी छुपी नहीं है ना क्लासा साहब, ये तो बात आप बैसियत सहाफी आप भी सौ जानने वाले हो। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, एक दो और अहम सवाल रह गए हैं। नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा सर, आप उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत सारी उस पर र्यूमर्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में बहर नहीं सुने, आज पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, शायद वो नोटिफिकेशन साइन करेंगे। इन्हें नहीं पता था कि ये कंट्रोवर्सी बन सकती है नोटिफिकेशन की। उन्हीं दिनों में 4 दिन लंदन गुजार दिए शहबाज शरीफ साहब ने, जिसके बाद बहुत सारे र्यूमर्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं। हुकूमत भी वो कह तो रही है कि जनाब नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? उन्हें नहीं पता था कि 27 नवंबर के बाद एक यहाँ बन गई है, एक डिफेंस का एक मैकेनिज्म बनाया गया, तो हमने उसके लिए नोटिफिकेशन करना है। ये डिलिब्रेट है, बाई चांस है, बाई डिफ़ॉल्ट है, इत्तफाकन है? अगरचे गॉडफादर मारियो पुज़ो में वो तो इत्तफाक पे नहीं बिलीव रखते थे। तो आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है सर? बाद लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब राजी नहीं हो रहे, इस तरह की जो 100 चीज़ें हैं, 100 खबरें हैं सर। आज लाहौर पहुंच गए वैसे शहबाज शरीफ साहब? मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ क्लासा साहब, बाकी देखिए अब खबर ही होती है जो जिसकी खोज आपके पास भी होती है, मेरे पास भी, हम भी यही खोजते रहते हैं सर। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ, जब मैंने ये एक बहुत ही मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ राइट फ्रॉम द टॉप ये सिनारियो रखा जी कि ये बात की जा रही है, तो उसका जवाब ये था जी कि मियां नवाज शरीफ साहब तो 27वीं तरमीम का पहरा देने के लिए खुद पार्लियामान में मौजूद थे और वो उन्होंने ओन किया है उस तरमीम को, और उनका ज्यादा ओनरशिप जो थी वो इस चीज की थी कि आर्टिकल 243 में जो तरमीम हो रही थी उसकी ओनरशिप के लिए वो वहां बैठे हुए थे। और मियां नवाज शरीफ साहब वो 2 शख्सियात थी वाहिद, एक मियां नवाज शरीफ साहब और एक उनकी साहबजादी, जो जिसे कहते हैं ना दे डग इन देयर हील्स, जिन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट 2022 में इंश्योर करवाई थी। और जो कुछ चल रहा था, मैं तो उन दिनों बहुत सी चीजों का मैं बहसियत सहाफी गवाह हूँ, मैंने लिखा भी बाद में, और जो शहबाज शरीफ साहब तक मामला आ रहे थे, बहुत प्रेशर में थे प्राइम मिनिस्टर साहब और बहुत कुछ हो रहा था उन दिनों। तो मुझे ये बताया गया जी कि देखें ये तो बड़ी बेतुकी बात है कि जी मियाँ साहब क्यों किसी चीज में रुकावट डालेंगे, मियाँ साहब का तो इससे लेना देना ही कोई नहीं, वो तो इसके ऊपर बड़ा उन्होंने इसकी ओनरशिप ली है। उसमें जो रीजन पता लग रही है बेसिकली वो ये है जी कि इसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, ये एमओडी और जीएचक्यू के दरमियान एक ये चीज एक इनिशिएट हो रही है। इसके अंदर जल्दबाजी इसलिए नहीं हो रही कि 2 चीजों की वजह बताई जाती है। एक ये कि जी एक तो फैक्टर ये है कि ये जो सीडीएफ का ओहदा है ये नई शख्सियत के लिए नहीं है, फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है, यानी कंकरेंट की जो तरमीम हो चुकी है और आर्मी एक्ट में भी हो चुकी है, तो विद बाय वर्च्यू ऑफ दैट अमेंडमेंट जो आर्मी चीफ है वो सीडीएफ है। अब उनकी नोटिफिकेशन होना है, सिर्फ वो डिटरमिन करेगा कि टेन्योर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और आर्मी चीफ का टेन्योर क्योंकि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है नवंबर 2027 तक, तो उसमें भी कोई अर्जेंसी नहीं थी। लिहाजा कुछ चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में या इस चीज को करने में कोई टाइम लग रहा है या लगा है, और ये भी इसका इन सो मेनी वर्ड्स जी देखें जिस दिन से होगा 5 साल तो उस दिन से शुरू होंगे ना, तो वो अभी हो या 1 महीने बाद हो या 20 दिन बाद हो या 2 महीने बाद हो। 2027 की डेट भी डाली जा सकती है सर, जो आपने अभी कहा है कि वो टेन्योर उस वक्त सर देखें मैं अब आप क्योंकि एक बड़े जीरत के साथी हैं, आप मुझे उस जगह पहुंचा देते हैं जहां फिर मेरे लिए मेरे पाँव जलने लग पड़ते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी सलामती रहे
तो बहुत सारी चीजों को बस गोलमोल ही रहने दें सर। अच्छा चले, आप लास्टली सर, अब सार आलम साहब ने अपने एक वीलॉग में अब वो ये कहा है कि जनाब कि अब हुकूमत की भी बस हो चुकी है कि इतनी फरमाइशें आती हैं पिंडी से, अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। एक हद तक तो हम बोझ उठाते रहे हैं, लेकिन तो रोज़ की बुनियादों पे कोई ना कोई विश लिस्ट आती है, तो अब हम थक गए हैं। अब सार आलम साहब ये बात कह रहे हैं तो क्रेडिबल, एक वो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर भी रहे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, हुकूमती हल्कों को भी साफ ज़ाहिर है कि उनकी एक्सेस भी है, खबर का भी पता है, ये बात कहते हुए उनकी इम्प्लीकेशंस और तमाम चीज़ों को उन्हें एहसास है। कोई आम रिपोर्टर तो है नहीं, आम जर्नलिस्ट तो नहीं है। इसको कैसे देखते हैं जब वो ये बात कहते हैं कि जनाब के इन्होंने हाथ खड़े कर भी हमारी बस हो गई, बस करें आप, जो भी रोज़ाना की बुनियादों पे कोई ना कोई बंदा, कोई ख्वाहिश, कोई लिस्ट, डिमांड हमें आ रही है। बात ये है क्लासा साहब, मैं तो नहीं जानता अब सार आलम साहब का सोर्स कौन है और हुकूमती लोग कौन है। मैं आपको नाम लेकर कोट कर देता हूँ, जी और मुझे नहीं ख्याल कि हुकूमत में इससे बड़ा कोई ओहदेदार है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान को कोट करके ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि नहीं वजीर आजम जी उन्होंने वजीर कहा, आजम पाक जी जी नहीं, प्लीज मैं अर्ज करता हूँ, मैं अपनी खबर आपको अर्ज कर देता सर। हूँ ना जी, कि वजीर आजम पाकिस्तान का ये कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से अच्छा फौजी जर्नैल आज तक उन्होंने नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक स्ट्रेट शूटर हैं, स्ट्रेट सोल्जर हैं, और जितनी भी मामलात होते हैं उनमें वो हमेशा मुशावरत के साथ और चीज़ों को उस तरह से लेके चलते हैं। उनका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं कि फलाने को फलानी जगह मैंने लगाना है, मेरा फलानी जगह मेरा कोई रिश्तेदार अपॉइंट करना है, मैंने ये करना है, ऐसा कोई उनका ज़ाती एजेंडा नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक उनका बेहतरीन ताल्लुक है, और वो तो मजीद भी बहुत कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान की फौज के लिए और फौजी क़यादत के लिए, कि पाकिस्तान की जो इज्जत मिली है पाकिस्तान की फौज को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, और जितनी खुशी से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पहली मुलाकात थी उसको सेलिब्रेट किया है, मैं तो उसका गवाह हूँ। सर आपका लिहाजा कोट, आपकी मैं बात है ऑन बिल्कुल सर, रिकॉर्ड आंखों पे सर, आपके सोर्स भी आपने नाम लेके कोट किया, फेयर इनफ, लेकिन अबसार आलम साहब की भी तो किसी ना किसी कोई अथॉरिटी ने एक बात ये की होगी। अबसार ऐसे तो बात नहीं करेंगे, आपको भी पता है कि उनका भी एक जर्नलिज्म है। मैं से कह रहा हूँ किसी ना किसी ने उनको भी तो बात की है, तो ये भी तो एक होता है सम टाइम के बात ये है, जी ये जब होगा, जो कोई भी ख्वाहिश आ जाती है, डिमांड, मैं कहता हूँ डिमांड आ रही है जैसे उन्होंने फरमाया है, तो वो डिमांड किसको आती है? वो डिमांड आती होगी वजारत कानून को आती होगी, वो वजारत दिफा को तो नहीं आती होगी ना। वजारत कानून, अगर कानून में हो तरमीम सकता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी आती हो सर, जहाँ से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी आती हो या जिसको भी आती हो। पाकिस्तान के जो इस वक्त के वज़ीर आज़म है वो तो आंखें बंद करके हर चीज के ऊपर आमीन कहने वाली उनकी तबीयत है शहबाज शरीफ साहब की। वो तो समझते हैं जी कि अगर हमने मुल्क आगे बढ़ाना है तो इसको ऐसे लेके चलना है। अब जहां तक डिमांड्स की बात है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद कह रही है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो हमने जो ये फील्ड मार्शल वाला था, इसको 2043 के अंदर आर्टिकल 243 में डालना, फिर जो हमने चीजें की हैं ये हमने अपने तय की हैं क्योंकि हम ये समझते थे कि वो ये डिजर्व करते हैं। प्लस जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम है, वो तरमीम ज़ाहिरी बात है वो एक फौज से ताल्लुक रखने वाली तरमीम है, और उसके ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान की फौज का एक मुकम्मल मौक़िफ़ लिया गया होगा कि जी हम ये तरमीम, अगर अच्छा बेशक ड्राफ्ट उधर से आया हो कि जी ऐसी तरमीम करें, तो हुकूमत ने कर दी होगी और उन्होंने कहा होगा जी बिल्कुल ठीक है हमने करनी है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, इसको अगर फ्लिप करें आर्गुमेंट को क्लासा साहब, जो हुकूमतें बनती है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है, क्या आपको लगता है कि वो इतनी एक्सरसाइज कर सकती हैं पावर और नखरे कर सकती हैं कि जो साड़ी बस हो गई है? तो मसला ये है जी कि जिनको खड़ा ही एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो जिस हुकूमत को, फ्रैंकली उस हुकूमत ने और क्या कर लेना है क्लासा साहब? उस हुकूमत ने और कितने के नखरे दिखा लेने हैं? उनको पता है एक जुम्बिश होगी और हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी नीचे। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि जो भी शख्सियात किसी जनाब अफसार आलम साहब को ये कह रहे हैं कि साड़ी बस हो गई है, उनको फिर कहना चाहिए कि ठीक है जी तुम्हारी बस हो गई है तो हुकूमत चो फारग हो जाओ। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ ना कि भाई आप उतर जाए हुकूमत से अगर आपकी बस हो गई है। तो जब आपकी हुकूमत करने से बस नहीं हुई, वजारतें लेने से बस नहीं हुई, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड पे कैसे बस कर सकते?
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुनीब फॉर टेकिंग आउट टाइम। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल पर ओवरऑल। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे केपी में दहशतगर्दी के हवाले से। दहशतगर्दी की शिद्दत कम नहीं हो सकी, बनू में भी जो है वो गाड़ी पर दहशतगर्द हमले में एक असिस्टेंट कमिश्नर जनूबी वजीरिस्तान शाह वली समेत 4 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं एक नहायत ही अहम इशू पर। केपी में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हर आए दिन जो है हम देखते हैं कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है। बन्नू में जो है वो गाड़ी पर दहशतगर्द हमले में असिस्टेंट कमिश्नर जनूबी वजीरिस्तान शाह वली समेत 4 अफराद शहीद हो गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं और ओवरऑल जो है वो इस वक्त क्या सिचुएशन है केपी में, उस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली। अस्सलाम वालेकुम लिहाज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। लिहाज, सबसे पहले तो ये बताएगा, थोड़ा से डिटेल्स बताएगा इस बन्नू वाक़े के हवाले से। बन्नू में बेसिकली हुआ ये था कि असिस्टेंट कमिश्नर है नॉर्थ वजीरिस्तान के शाह वली खान, जिसका आबाई ताल्लुक जो है वो साउथ वजीरिस्तान से है, लेकिन इस वक्त मीरान शाह जो नॉर्थ वजीरिस्तान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर था। एक केस की पेशी के लिए वो पेशावर हाई कोर्ट के यहाँ जो बनू बेंच है वहां पर आए थे। अच्छा। और बनू बेंच में उसकी बाकायदा तौर पर पेशी थी। इसके बाद वो जा रहे थे बनू सिटी से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पर 2 अतराफ से मुसल्लह अफराद ने, वहां पर अमरूद का एक बाग था, वहां पर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो असिस्टेंट कमिश्नर था शाह वली खान और उसके साथ जो 2 पुलिस एहलकार थे, दोनों मौके पर जान बहक हो गए। इसके अलावा जिनके साथ 3 एहलकार थे वो जख्मी भी हुए हैं। अब जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने उस गाड़ी पर तेल भी छिड़का, उसको आग लगा दी, जिसकी वजह से जो असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली खान की लाश थी वो भी बुरी तरह झुलस गई थी। जी, मुझे ये बताएगा लिहाज, मैं आपसे ओवरऑल सिचुएशन भी पूछना चाहूंगी। जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात जिस तरह से हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें एक खातिर खा जो है वो इजाफा हो गया है और इस हवाले से फेडरल और सूबा जो है वो आपस में एक कोई सलूशन जो है वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की आवाम जो है वो क्या सोचती है, क्या चाहती है, उनके क्या तासुरात है जब वो बात करते हैं? क्या केपी हुकूमत के हवाले से वो क्या सोचते हैं कि किस तरह से केपी हुकूमत की सपोर्ट है कि नहीं है, या फेडरल हुकूमत से जो है वो क्या डिमांड करते हैं या क्या चाहते हैं? मैं वहाँ की आवाम के बारे में जो है वो आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान का मसला है, तो यहाँ पर आपको पता है कि पंजाब और सिंध की निस्बत यहाँ पर अमन अमान का मसला थोड़ा सा, उसकी नवीयत थोड़ी सी अलग है। और जिसकी वजह ये है कि बेसिकली हमारा बॉर्डर जो है वो चतराल से लेकर बाजौड़, फिर बाजौड़ से लेकर जनूबी वजीरिस्तान तक ये अफगानिस्तान के साथ मिला हुआ है। तो बॉर्डर की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। इसके दौरान जो अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो फिर पुलिस की है। तो अमूमी तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त जो अमन अमान के मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम उसको पासून कहते हैं, यानी जो लोकल सतह पर लोग धरने देते हैं, तो बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क में वफाकी हुकूमत से भी की जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मुतालबे किए जाते हैं और इसके अलावा पुलिस से भी मुतालबे किए जाते हैं कि बुनियादी तौर पर जो मसला है वो तालिबान के हवाले से, तालिबान के हवाले से जो हिट एंड रन वाला फार्मूला है वो अपनाया जाए। माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन 20 से ज्यादा बड़े ऑपरेशन किए गए थे, उनके खातिर खाना था क्यों नहीं निकले? ये बुनियादी सवाल है जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इसके अलावा जो हमारी मिलिट्री इदारे हैं उनसे पूछती है। जी। अच्छा लिहाज, ये बताइएगा कि एक ये नैरेटिव आ रहा है कि यहाँ पर जो बात अभी रबिया ने की है कि ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, कि ये नए वज़ीर आला जो हैं उन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, जो उनके नाकदीन है एस्टेब्लिशमेंट भी ये कहती है कि वो जब से वज़ीर आला बने हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल जाते हैं, कभी वो हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सहाफ़ियों से मिलते हैं। लिहाजा जो उनको फोकस होना चाहिए, इतने बड़े दहशतगर्दी हो रहे सूबे में, उनका फोकस नहीं है, उनकी फोर्सेस को लीड नहीं कर रहे, कोई डायरेक्शन नहीं है, सो इट्स ए डायरेक्शनलेस। उनसे बात करें, वज़ीर आला साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तो वो कहते हैं जनाब कि सारा काम इनका है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी देना या बाकी मामलात करना ये नहीं हैंडल कर सकते। तो आप लोगों की वहाँ पे क्या है कि टू विच वे किसका है? वो कहते हैं 13 साल से इनकी हुकूमत है, अभी तक इस मसले पे काबू नहीं पा सके। वो कहते हैं ना बॉर्डर आपके पास है, इतने सालों से आप कुछ नहीं कर सकते। तो मार बेचारी अवाम रही है या इस तरह के अफसरान जो हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं?
मैं आपको सेकंड करूंगा और इस बात की तायीद करूंगा। बुनियादी तौर पर एक तो ये कि जिम्मेदारी जितनी सूबाई हुकूमत की है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, उतनी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की भी है, और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी बॉर्डर की अफगानिस्तान के होने की वजह से है। सबसे आपको पता है कि कुरम का जो कबायली जिला कुरम है, वहां पर तकरीबन 5 महीने से जायद वो इलाका जो था, वो पाड़ा चिनार का इलाका, वो कटा रहा मुल्क के बाकी हिस्से से। और उसकी बड़ी वजह जो है, वफाक भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। बदकिस्मती से सुहेल अफरीदी से ये तवक्को तो नहीं थी, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब भी अली अमीन की तरह ज्यादातर वक्त इस्लामाबाद में ही गुजारते हैं। हमारे इस वक्त सिर्फ सुहेल अफरीदी नहीं बल्कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी अपना ज्यादातर वक्त जो है वो इस्लामाबाद में ही गुजारते हैं। इसकी वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के मसाइल होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदकिस्मती से उसको गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान ओन ही नहीं किया। सुबह वफाकी हुकूमत तो खुद आपको पता है कि वो बदलती रहती है, उन्होंने पहले से इस तरह के इकदाम नहीं उठाए कि हम कह सके कि हाँ वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो सूबे ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज पर जिम्मेदारी डाली है और वफाकी हुकूमत ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज पर जिम्मेदारी डाली है। ये बताइएगा, ये अफसर को वो किया गया है, उनका असिस्टेंट कमिश्नर को, इनको कोई पहले थ्रेट थी, कोई मतलब है, कोई उनको एम्बुश जैसे किया गया है, कोई उन्हें पता था, खबर लीक की गई, इंफॉर्मेशन लीक की गई, या अचानक कोई प्लान बनाया कि आए हुए हैं तो चले हम इन पे एम्बुश करते हैं? वाज इट फेसिंग एनी थ्रेट्स फ्रॉम तालिबान, या अचानक उन्हें लगा है कि आए हुए हैं तो चलो वापसी पे हम इन पे अटैक करते हैं? सर, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, बनू, लकी मरवत और टांग, जो खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला है, वहां पर हर ऑफिशियल जो है वो अंडर थ्रेट है और उसको बाकायदा तौर पर पहले से बताया जाता है कि खासकर जो एहलकार होते हैं वो उनको बताया जाता है कि आप अपनी मूवमेंट जो है वो इस तरह ना रखिए कि जिस तरह नॉर्मली मूवमेंट रखी जाती है। तो ये है इस वक्त इशू है बिल्कुल, और इसको तो वाज़ेह थ्रेट तो इंडिविजुअली इस बंदे को नहीं था, लेकिन थ्रेट सारे ऑफिशियल्स भी है, पुलिस के एहलकार भी है और दीगर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार भी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज हमें ज्वाइन करने के लिए। लिहाज अली हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे पेशावर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से उसमें किस हद तक जो है वो शिद्दत आ चुकी है और किसी किस्म की कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।